नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और नतीजों से बहुत आगे बढ़ के अब जब कल यानी 9 तारीख को हम सारे लोग छुट्टियां मना रहे होंगे इतवार की, उसी दिन 10 साल एक प्रचंड बहुमत से निर्वाचित सरकार चलाने के बाद तीसरी बार सत्ता के लिए जनता द्वारा जनमत पाए हासिल किए नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे होंगे, यानी काम पे आ रहे होंगे। ये न सिर्फ उनकी पार्टी, खुद नरेंद्र मोदी, उनके घटक दल, एनडीए, इन सबके लिए शुभ है, बल्कि उनके देश, उनकी जो अपनी भावनाएं हैं, जिन्होंने एक नई बॉन्डिंग तक तैयार कर दी है। कल संसदीय दल भाजपा की बैठक हुई, उसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। उसके बाद एनडीए की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किए गए। अब जब कल शपथ ले ली जाएगी, उसके बाद एक तस्वीर, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, जहां बारी बारी से मिलने आए लोगों के बीच जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी के सामने पहुंचते हैं बधाई देने, तो वो पीठ थपथपाने वाला। लेकिन आप याद कीजिए, जब नतीजे आ गए थे तो सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से, उन्होंने एक नैतिक हार की स्वीकारते हुए इस्तीफे की पेशकश की। बाद में भूपेंद्र साहब ने भी, क्यों भी आलोक जी, उन्होंने भी ये इस्तीफा वाली बात कही। तो स्वाभाविक है कि योगी आदित्यनाथ जी और उनके मुख्यमंत्री पद और उनके ऊपर इस हार की जिम्मेदारी, इस टाइप की चीजें फिक्स की जानी थी, देर सवेर तो वो करी जानी थी। लेकिन मुझे याद है कि मैंने आपसे बात किया और मैंने कहा कि ये एक संकेत है क्या योगी जी के लिए। तब तक चौधरी साहब का नहीं हुआ था, भूपेंद्र जी का, आपको याद होगा। आपने कहा नहीं नहीं, ये कंस्पिरेसी थ्योरी पर हम लोग वीडियो नहीं करेंगे, और हम लोगों की वो बातचीत दर्शकों हुई नहीं। लेकिन संजय राउत ने इसको कल रिपीट किया। बहरहाल, लेकिन इस सारी कयासबाजी जो करीब 24, 48, 72 घंटे रिजल्ट आने के बाद, और ये पूरा प्रस्ताव एनडीए का, भाई अब तो फॉर्मल रूप से हो गया ना कि प्रधानमंत्री ओथ लेने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो नाटकबाजी और कयासबाजी चल रही थी आलोक जी, उसमें तो यही था कि योगी जी और ये और वो, और उसको पीठ पीठ थपथपाया और वो सारी चीज दूसरी दिशा में चली गई। कुल मिला के ये कैसे देखते हैं आप इस संकेत को? फिर जरा हम कुछ और बातों पर चलेंगे। प्रधानमंत्री ने कल एनडीए की बैठक के दौरान जो भाषण दिया, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 24-48 घंटों से इस देश में विभाग बांटे जा रहे हैं, पद बांटे जा रहे हैं, गठबंधन तोड़े और बनाए जा रहे हैं। अफसोस है कि इनमें से किसी को किसी बात की खबर नहीं है, और फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री की इस बात से अधिक सहमत किसी बात से नहीं होता हूं, क्योंकि इस देश में सूत्रों की राजनीति करने वालों ने जितनी बार अपनी भद पिटाई है, उतनी बार तो एग्जिट पोल वालों ने नहीं पिटाई है। दर्शकों, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आप एग्जिट पोल के रिजल्ट्स देखिए तो गलती से कहीं ना कहीं तुक्का भेड़ जाता होगा, लेकिन सूत्रों ने जितनी जानकारियां दी हैं, खासतौर से 2014 के बाद मोदी सरकार के बारे में, वो सब की सब गलत। योगी आदित्यनाथ उम्र में छोटे हैं, लेकिन पद में बड़े हैं। आप उसको जो पीठ थपथपाना कह रहे हैं, वह भी मोदी का साहस है और योगी की उदारता है जो वह ऐसा कर रहे हैं। अन्यथा होता ये कि इसके ठीक पहले जो एक वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है, जब अटल जी को बधाई देने मोदी पहुंचते हैं, महासचिव थे, और अटल जी गले लगा लेते हैं, तो मोदी भी योगी को गले लगा लेते। लेकिन पद की गरिमा है, महंत हैं, और उनके साथ वो जिस स्थान के महंत हैं, गोरखपुर में जिस गोरखनाथ धाम के पीठ के, गोरख पीठ के वो जो सर्वोच्च नेता हैं, वह पद और वह गरिमा उनको भी झुकने से मना करता है, और प्रधानमंत्री को भी उनको अखबार में लेने से रोकता है, वरना कल यही दृश्य होता है। दूसरी बात, योगी भावुकता उनके चेहरे पर झलकती है। कल एक बीच में बहुत सारे क्लिप्स वायरल हुए कि योगी इज समहाउ
फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्टॉप द टीयर्स वगैरह वगैरह। ये लोग जो लोग भी लिखते हैं, मैं उनकी सदाशयता और इस सब पर बात नहीं करूंगा, लेकिन वो ना तो योगी को जानते हैं, ना उस मठ को जानते हैं, ना बाकी चीजों को मानते हैं। अगर नरेंद्र मोदी इतने निर्लिप्त और निष्काम रह सकते हैं कि वह एक रिजल्ट के बाद दूसरे अपने चरण पर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसकी बात भी नहीं करते, तो ये व्यक्ति योगी है। और ये व्यक्ति किशोरावस्था से योगी, तो इसलिए निर्लिप्तता, हाँ चूंकि योगी है तो वो एक बच्चों का सा स्वभाव भी होता है, तो इसलिए कभी कभार लगती है। जहां तक नापने की, कद ये ठीक करने की बात वगैरह है, तो योगी जानते हैं कि योगी का कोई दोष नहीं है, मोदी भी जानते हैं कि किसी का कोई दोष नहीं है। आप ये बताइए कि जौनपुर से आप जब कृपाशंकर जी को देंगे टिकट, तो क्या आपके कैडर्स में खलबल नहीं मचेगी? ये कृपाशंकर बिल्कुल। वही व्यक्ति है ना जिसने 26/11 किताब जो अजीज बर्नी नाम के जिहादी ने लिखी थी, और उसके विमोचन समारोह में यह व्यक्ति दिग्विजय सिंह की बगल में खड़ा था। तो ये टिकट बंटवारा जिसने भी दिया, जिसने भी किया, मुझे नहीं पता। मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज में देखिए मैं यकीन नहीं करता, लेकिन बिल्कुल। आत्ममंथन का दौर है, चीजें चलेंगी, कुछ स्तर काटे जाएंगे, लेकिन उसमें जबरन योगी और मोदी का ये करना, तो मतलब आप केजरीवाल के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, आप विषधर राहुल के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, और यही सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए जब एक बार आपको याद होगा कि एक बार बीच में 1-1.5 साल पहले इस तरह की बात हुई थी, और तब शायद विधानसभा का चुनाव था ऊपर का, या उससे पहले की बात होगी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो गलियारे में दोनों एक दूसरे पर के कंधे पर हाथ रखकर और चले थे, वह संकेत राजभवन में, राजभवन की वो तस्वीर थी जब रात्रि विश्राम किया था। मोदी जी ने रात्रि विश्राम किया था और सुबह सुबह योगी मिलने गए जी। तो मोदी को और योगी भी आपस में हंसते होंगे कि साला किन जगहों पर फंसा दिया है हमारे कैडर्स ने, हमारे चाहने वालों ने, कि हम लोगों को रह रह के इस तरह का नाटक करना पड़ता है। भाई योगी के पास उम्र का फैक्टर है, और एक सनातन जो चला आ रहा है, बैटन देना होगा, मोदी दे देंगे, भाजपा डिसाइड कर देगी। लंबी लाइन है भाई, कतार लंबी है। अभी तो जेपी नड्डा के जाने की बात हो रही है, अभी तो मामा के आने की बात हो रही है, बहुत सारी बातें होंगी, और आत्मंथन होगा, और किसी भी राजनीतिक दल में होना चाहिए, बशर्ते वो किसी एक परिवार की बपौती नहीं हो। तो कांग्रेस में आत्मंथन नहीं होगा कि वो 99 सीटों पर सिमट गए हैं, वो बैंकॉक जाएंगे, वो कहेंगे कि हमने महाविजय प्राप्त कर ली है, और उसके चेले चमटे भी करेंगे। लेकिन यह दल अभी भी आप मंथन करेगा और कुछ स्थिर जाएंगे, लेकिन उसमें ये मोदी योगी वाला फैक्टर जो है, इस पर मुझे लगता है कि बेकार, ये मतलब ये बच्चों की चलिए, ये चंदा मामा नंदन टाइप का मामला है, इसको इसी तरह से मान लिया जाए, यानी ये कोई तवज्जो की बात नहीं है। अच्छा भी आलोक जी, एक चीज मुझे ध्यान है, आपने मुझसे कहीं अनौपचारिक चर्चा में ये बात कही, और हम लोग आपस में जब बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि मतलब ये भी एक गजबे सीन है कि जब एक किसी पॉलिटिकल नेता, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई मेंबर नहीं है, कोई औपचारिक जुड़ाव नहीं है, संघी नहीं है, संघी नहीं है, सब मैं कह रहा हूं कि जब शाखा नहीं जाते रोज सुबह शाम, वोट देते हैं बीजेपी को, और वो अगर इस रिजल्ट्स को, जिसमें कि तीसरी बार भाई इस देश में इतिहास बन रहा है ना व्यालोक जी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार, लीजिए साहब कह दीजिए, क्यों नहीं? आप कहते हैं कि व्यक्तिवादी होने के नारे, अरे भाई लीडर है तभी ना दिखाया जा रहा है। फिर तो सवाल उठाएगा कि नेहरू जी क्या थे, इंदिरा जी के बारे में फलाने थी ढकाने थी, वो तो मनमोहन सिंह को तो आप लोगों ने उस लायक छोड़ा नहीं था, या बनाया ही नहीं था, जो भी कह लीजिए। थोड़ा बहुत नरसिम्हा राव के को मिलना शुरू हुआ तो आपने उसकी क्या दशा की। बहरहाल नीतीश जी और प्रधानमंत्री और एनडीए के संबंध भी कल के उस जो पुरानी संसद की सेंट्रल हॉल थी वहां से निकल के आ रहा है, और कल मुझे चचा भावुक लगे व्यालोक जी, अब इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा जी। इस चुनाव के 2-3 टेक जो हैं वो सबको याद रखने चाहिए। इस देश में 242 संसदीय सीट ऐसी हैं
जहां बहुमत का मतदाता यह चाहता है कि नरेंद्र मोदी ही केंद्र में रहे। इससे अगर किसी को संदेह है तो वो अपना दिमागी इलाज करवाए, क्योंकि हर एक जगह इस बार आप लोग दर्शकों नहीं, मतलब जो कांग्रेसी सेकुलर लिबर लिबर गैंग है, वो बार बार कहता था कि मोदी ने सब कुछ सेंट्रलाइज कर लिया है। इस बार तो सचमुच सेंट्रलाइज था। इस बार तो मोदी ने विपक्षी अपने गठबंधन के लिए भी प्रचार किया, हर एक दूसरे दल के लिए भी किया, और सबको ये पता था कि मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, वरना ये 242 भी नहीं आते। तो कम से कम 242 सीटें तो ये चाह रही। ये पहला टेक। दूसरा टेक, बिहार में जब गठबंधन हुआ था तो बहुत गालियां दी गई भाजपा को। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। हाँ एकदम, ये आरोप करने वाला जो है तुरंत कि अरे ये क्या कर दिया चचा से, फिर जो है डूबेगी भाजपा, ये वो तमाम जरा तरह। तो बहुत उस पर गुस्सा लोगों ने किया था। तीसरा टेक मेरा ये है कि भारत में भाजपा का, यानी दक्षिण पंथ का, हालांकि वो एक अलग बहस हो जाएगी कि भारत में दक्षिण पंथ है या नहीं है, या भाजपा क्या है नहीं है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर भाजपा को दक्षिण पंथ का प्रतीक मान लेते हैं, तो भारत का दक्षिणपंथी वोटर जो है वो अभी भी बहुत ही भावुक है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 2 दिनों तक सन्नाटा पड़ा रहा। लोग 242 सीट पाकर भी ऐसे दुखी थे जैसे उनको 50-60 सीटें आ गई हैं। सही बात है, मतलब और 24-48 घंटे तो यही माहौल था। और 99 सीट वाले एक राजनीतिक घराने के बंदी लोग, चाटुकार लोग ऐसे उछल रहे थे मानो 543 में 414 सीटें आ गई। तो भावुकता जो है वह आपके तार्किक इसको प्रवाह को रोकती है। ये 3 टेक मेरे हैं इस इलेक्शन से। अब वापस आइए बिहार पर। नरेंद्र मोदी कितने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं? मतलब मिनिमम अगर मान लें तो भी ये 10वां साल प्रधानमंत्री का, 12 साल गुजरात के, 2002 से 2024 तो एकदम खांटी वो सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं, कभी राज्य के कभी देश के। ठीक ठीक, बिल्कुल। तो 22 साल का ये, उसके पहले महासचिव थे, उसके पहले और कुछ थे, उसके पहले प्रचारक थे। 50 वर्षों से जो आदमी राजनीति को ओढ़ रहा है, बिछा रहा है, कर रहा है, और आप अगर उनसे बात करें वैसे तो शायद उनको मैथिली भी आती होगी, भोजपुरी भी आती होगी, क्योंकि गोविंदाचार्य तो आती है। चुनावी भाषणों में आप देखिए ना, उनकी तो मतलब मोदी जी की तो विशेषता है, भाषणों में वो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं और ऐसी सहजता से बोलते हैं जैसे एकदम रोजे बोल रहे हो। इतनी सहजता से, फ्लुएंसी से। ये संघी प्रचारकों की खासियत है, क्योंकि जब एक मुलाकात याद है मुझे गोविंदाचार्य से, तो उन्होंने मुझसे भोजपुरी में बात और फिर मैथिली में भी पूछ दिया, क्योंकि ये लोग घर घर जाते हैं। तो अब वापस आइए बिहार पर। इन लोगों को इतनी सलाहियत और इतनी तमीज तो होगी कि कैसे गठबंधन करना है, नहीं करना है। कई बार जनता का मूड अलग होता है, वो तोड़ देते हैं। लेकिन मत भूलिए कि नीतीश चचा दूसरे ऐसे नेता हैं जिनका पर्सनल वोट बैंक, बिल्कुल साहब, वो दिखता है। और ये मैं कह रहा हूं तो अब इस पर तुरंत नीचे आ जाएगा कि फिर टोटी चोर का क्या है, नकटेड़ जादव का क्या है, और नौवीं फेलस्वी यादव का क्या है। क्या उनका पर्सनल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर्सनल कुछ नहीं है, जात के नाम पर है, और अपने बाप की जो थोड़ी बहुत विरासत है उसके नाम पर है। पर्सनल वोट बैंक अगर मोदी के अलावा किसी का है तो नीतीश का है। अच्छा, यही आपकी बात, इसके पीछे का एक फैक्ट बता दूं जो सामने साफ निकल के आता है कि जेडीयू को, यानी नीतीश कुमार को बिहार में अपने नाम पर जो है वो मुसलमानों का भी वोट मिलता है, अपने अच्छा खासा वोट मिलता है। उनके नेता अपनी तरफ से पूरी तरह राजनीति करते हैं, उनको वोट मिलता है, तो एक स्वीकार्यता भी है। और यही वो बात है जो आप कह रहे हैं कि पर्सनल वोट। एबीसी तबके में, यानी जो चचा ने एक नया विभाजन कर दिया है बिहार में। तो खैर अब इतनी जातियां और इतना आरक्षण है कि मैं अब उसमें पढ़ता भी नहीं, क्योंकि पहले चचा ने ईबीसी बनाया, फिर महादलित, दलित, और इतना सारा कुछ हो गया है। फिर उसके बाद महिलाओं का जो एक वर्ग है जिसमें जीविका दीदी है, जिसमें पुलिस वालियां हैं,
जिसमें टीचर्स हैं, जिसमें पंचायत के लोग हैं, अच्छा। कहीं 50% आरक्षण, कहीं 75% आरक्षण, कहीं 33% आरक्षण। आप सीआईएसएफ के जवानों को देख लीजिए, आईटीबीपी के जवानों को देख लीजिए, बिहार से जो भी आपने इस बार चुनाव में देखा होगा, बहुत कम यंग एज की लड़कियां होंगी। अरे मैंने आपसे बताया था, मैं पर्सनली जी मिला था 2-3 बूथ पे, और सारी की सारी मतलब बिहार के और आसपास की थी भाई, 1-2 जिले की थी, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने आपको बताया था। जी, वो वही है कि वो वोट बैंक नीतीश जी का शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन नीतीश जी की एक और खासियत, अगर आप अकेले लड़ते हैं तो 2 सीट पर सिमट जाते हैं, लेकिन वो जीरो हैं। हाँ, जिसके आगे लग जाएंगे उसका भाग्य वो चमका देते हैं। अकेले उनकी कोई बेल है हैसियत नहीं है। जी, वो, छाने वाली, फैलने वाली, सुंदरता बढ़ाने वाली बेल है, बेल है, लेकिन उस बेल है, बेल को जो है वो सहारा बिल्कुल चाहिए। एक सहारा चाहिए। और शायद यही कमिटमेंट उनके भाषण में भी दिख रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कल मुझे वाकई एक कंस्ट्रक्टिव, एक बहुत संक्षिप्त, बहुत बड़ी मैसेजिंग, और आपने लगातार देखा होगा सेंट्रल हाल में तालियां और मेजों की थपथपाहट रुक नहीं रही थी। एक और पॉजिटिव दूसरी बात जिसको यह कहते हैं। है कि नीतीश कुमार जब तक आपके साथ हैं, तब तक वो आपके साथ हैं, मतलब वो किसी से पंगा ले लेंगे। लेकिन लेकिन अचानक एक दिन उनको ब्रह्मज्ञान हो सकता है। वो कहेंगे कि नहीं, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, तो वो जा भी सकते हैं। इसलिए भाजपा को उन पर निगाह रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ फिर मैं एक बात कह दूं कि जिस तरह इंडी गठबंधन वालों ने उनको अपमानित किया है, किसी न किसी को तो उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। भाई, पूरा अलायंस 1.5 साल तक लग के उस व्यक्ति ने बनाया, आपने ठीक उस बात, व्यक्ति को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, क्योंकि आपको एक विषधर को वहां बिठाना था। ठीक है, बिठाना सही बात। तो नीतीश कुमार कम से कम इस अपमान को नहीं भूलेंगे। हालांकि राजनीतिज्ञों के बारे में कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ये जो गठबंधन है वो स्थायी होगा और चलेगा। मुझे तो कई बार नीतीश कुमार जी में अगले राष्ट्रपति की भी छवि दिखाई दे रही है। अब इसका क्या किया जाए? नहीं नहीं, इसका कुछ नहीं किया जाए। अभी स्टेब्लिश मीडिया सेक्टर 16 में यही ब्यालोक जी आपकी बाइट चल जाए तो फिर उसको जो है किस तरह टाइप का ब्रेकिंग लिखा जाएगा। इसमें क्या है कि हो गई डील, ऐसे माने नीतीश जी, तो ये सब तो चलेगा। अच्छा, उसी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो मैं बड़ी गंभीरता से देख रहा था उस व्यक्ति को। एक तरफ तो मीडिया को ताड़े बहुत बुरी तरह से, बोले किस आधार पर ये लोग खबर चलाते हैं, इनके उनके आधार पर। दूसरा, उन्होंने बड़ी कड़ाई से बोला कि भाई, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग के आधार पर सरकार नहीं चलती भाई। और तीसरा बोला कि मंत्री मंत्री करने के लिए तो ये उसूल सिफारिश की भी, लॉबिंग का भी मैसेज दे रहे थे। तो जो अटूट समर्थन चाहे चंद्रबाबू नायडू का दिखा, नीतीश कुमार का दिखा, वही मोदी का ये एकदम ऐसा नहीं था कि लुंज पुंज मोदी और नीतीश जी की तरफ ऐसे करते, और मतलब एक तो सीन दूसरा उल्टा चल के आया कि साथ पैर छूने की कोशिश कर रहे थे नीतीश जी। तो मैं इसको हार जीत में बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि वो नरेंद्र मोदी जो 5 साल के 2 टर्म एक मजबूत अकेले दम पर बहुमत प्रचंड पाकर, जब एक कॉम्बिनेशन यानी अलायंस जो कि भारतीय राजनीति में सफल अगर करके दिखाए तो अटल बिहारी ने ही वाजपेयी जी ने ही करके दिखाया था ब्यालोक जी। तो उस राह पर नरेंद्र मोदी जब एक घटक दलों की सरकार यानी एनडीए की सरकार, उसके सर्वमान्य नेता के रूप में देखे जा रहे हैं, उसी तेवर में, उसी मजबूती में जो 2014 से 19 तक दिख रही थी। 19 को जब शपथ ले रहे थे तब दबदबाते हुए वही नरेंद्र मोदी, वो साहब कल जो है जब फिर शपथ लेंगे तब भी, और कल अभी जो उनका सेंट्रल हॉल में आया है तब भी। तो क्या इसको माना जाए कि जो मैसेजिंग चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कहा कि एकदम साहब हम तो कड़कड़ाते हुए चलते रहेंगे, तो ये संदेश भी था, देश को संकेत भी था, अपने लोगों को, एनडीए को? ये सारे संकेत दिए जा चुके हैं, क्योंकि हम लोग जितना सोचते हैं उससे अधिक वो लोग मेहनत करते हैं, और उन लोगों को ये पता होता है कि देश में कौन सी बयार चल रही है, क्या हवा चल रही है। कुछ चीजों को नेता जानते बूझते भी रोक नहीं पाते हैं, कुछ चीजों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, और कुछ चीज जो वो सब कुछ अच्छा करते हैं तो भी हाँ, बिगड़ जाती है। जैसे इसी बार अगर उत्तर प्रदेश में नक्टेड़ जादव की
नहीं चलती, उतनी सीटें नहीं आती, हालांकि अभी भी आधी से कम ही सीटें हैं, लेकिन फिर भी वो विश्व विजेता हैं, तो उस पर मैं हाँ। कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ऐसा तो तूफान तो भाजपा वालों ने 73 सीटें पाकर भी नहीं किया था, जितना इन्होंने 37 में कर दिया है। 37 का उल्टा 73, देख लीजिए। तो खैर, अरे वाह, ये भी एक गजब अगर संजोग वो है। हाँ। अगर वो इसको पूरा ये कर देते तो हो सकता है, अगर ये चीजें सही नहीं पड़ती तो नहीं पड़ती। जबकि इस बार उन्होंने यादवों में केवल अपने परिवार के लोगों को दिया, 5 परिवार के लोगों को दिया, सब कुछ दिया। वही काम लालू यादव एंड ब्रिगेड ने किया, तो उनकी एक बेटी हार गई, एक बेटी जैसे तैसे जीत गई हैं और 4 सीटें आई हैं। तो जीरो के मुकाबले तो बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन है। तो नेतागिरी में ये सब चलता रहता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपकी सारी चालें सही ही पड़ जाएं। लेकिन ये जो संदेश देने की बात है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि अगर वह लुंज पुंज दिखे तो ये 242 भी खत्म हो जाएगा मामला। दूसरे, अगर वो ऑन अ हाई नोट एक बलिदानी की तरह, मान लीजिए कि कल को, मैं इस स्थिति की भी कल्पना कर रहा हूं कि कल को कोई मामला फंस जाए राष्ट्र परिवर्तन वाले किसी कानून के मसले पर, और वो 1996 के अटल जी की तरह झटकते हुए चल दें कि अध्यक्ष महोदय, मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति महोदय को या महोदया को अपना इस्तीफा देने। उस झटक ने अटल जी को 99 में बिठा दिया था, और वो भाषण अभी तक हमारे जैसे लोगों को याद है, और वो त्वरा, वो गति, आखिरी वाला सीन के अध्यक्ष महोदय, और वो अभी तक कई जगहों पर चलता है, सरकारें आएंगी जाएंगी किंतु यह देश रहना चाहिए। तो हो सकता है मोदी वो भी कर दें, ये सब भविष्य में है, और इस पर कयास केवल लगाना, हाँ फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट जो हमें दिख रहे हैं, वो फैक्ट ये दिख रहा है कि मोदी अपनी चाल नहीं बदलेंगे। आज का फैक्ट ये है कि एनडीए में एक नेता है। आज का फैक्ट ये है कि वहां मंत्री पद को लेकर मारपीट नहीं हो रही है। और आज का फैक्ट ये है कि टॉप 4 और 5 जो मिनिस्ट्रीज हैं, हालांकि ये भी कहना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि वही टॉप 5 क्यों है भाई, जहाज रानी क्यों नहीं टॉप 5 है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन चलिए मान लीजिए कि टॉप 5 जो है वो भाजपा के पास ही रहेंगी, गृह मंत्री मेरे ख्याल से शाही बने रहेंगे। तो इसलिए भाजपाइयों के लिए बहुत चीजें नहीं बदली हैं, बदली तो खैर कांग्रेसियों के लिए भी नहीं है, लिबिर गिरोह के लिए भी नहीं बदली है। विषधर ही है। आग लगाने की कोशिशें पूरे देश में हो ही रही हैं, लेकिन बिल्कुल हो रही हैं। दिल के खुश रखने को क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरीके से एनडीए के सर्वमान्य नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी आए हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी, आप जैसे और बाकी भाई डेवलपमेंट के काम हो, चाहे बाकी और जो चीजें गति पा रही थी, तो ये भी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर ऐसे एनडीए की एक गठबंधन के सर्वमान्य नेता, और वो कल मजबूती दिखाई दी। अच्छा आलोक जी, कायदे से तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जरा इसी पर यूपी के चुनाव में ये जो, या पूरे देश के चुनाव में जिस तरीके से बहुप्रचारित भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल अपने आप को लेके कहती है या फिर जानी जाती है, वो कहाँ थी इस पूरे 24 के चुनाव में। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसको दर्शकों तक ये कह के ही खाली पहुंचा दिया जाए कि अगली चर्चा हम लोग इस पर कर रहे हैं कि अमित मालवीय और टीम जो आईटी इनकी है, इनका जरा लेखा जोखा देखा जाए कि इनकी क्या हरकतें थी जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे। जी आलोक, अगले वीडियो का निमंत्रण मैं दे देता हूं दर्शकों को, और केवल एक शुरुआत कर देता हूं आदि कि अमित मालवीय एंड टीम को जितनी गालियां मिल रही हैं, दे डिजर्व दिस। लेकिन, और ये कांग्रेसियों वाला लेकिन नहीं है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि किसी भी पार्टी का आईटी सेल क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, भाजपा में कैसे करता है, भाजपा किस तरह अपने आईटी सेल से काम लेती है, वहां नेताओं का क्या रोल रहता है, किसकी क्या भूमिका रहती है। और 1% इस पर सोचना चाहिए। बाकी 99% जो गालियां मिल रही हैं वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। वो बंडी पहन लेने से, सदरी पहन लेने से आपको आख्यान चलाने, नैरेटिव चलाने नहीं आ जाते हैं, आपको सोशल मीडिया को हैंडल करने नहीं आ जाता है। लेकिन इस पर सचमुच अलग चर्चा चाहिए, इसको आप इतने में नहीं समझ पाएंगे 2-3 मिनट। बिल्कुल दर्शकों, तो कुल मिला के ये था
कि जैसा मैंने शुरू किया था, एक इतिहास बना है लोकतांत्रिक इस देश में। 10 साल मजबूती की सरकार चलाने के बाद तीसरी बार अपार जन समर्थन के साथ, अपने साथियों के साथ एक नए अवतार में नरेंद्र मोदी, और अवतार जब मैं कहता हूं तो अरे साहब राजनीतिक अवतार है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये नरेंद्र मोदी वर्सेस आल था। और वो जो अकेला नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूसरे टर्म में कहा था, एक अकेला सब पर भारी, तो भारी तो भाई बिल्कुल पड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जब एनडीए के सर्वमान्य नेता के तौर पर दर्शकों दिखाई दे रहे हैं, तब भी उतने ही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल शाम 6 बजे शपथ ले लेंगे, उसके बाद काम पर आ जाएंगे नरेंद्र मोदी, जब हम लोग इतवार बना रहे होंगे। देखते हैं अपने तीसरे इस रूप में कैसे आगे चलते हैं नरेंद्र मोदी। आलोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। और दर्शकों, इसी के साथ ये चर्चा समाप्त कीजिए। अभी जो हमने विषय बताया आईटी वाला, आएंगे अगली चर्चा लेके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।